अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के अंदर बाबों की सियासत को लेकर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। एक तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाबों की सियासत को दफन करने की बातें कर रहे हैं, बुजुर्ग सियासतदानों को रिटायर होने का मशवरा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के बुजुर्ग सियासतदान, उनके अपने बाबा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब उनकी इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे, जिसका बरमला इजहार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहकर किया कि बिलावल भुट्टो अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं है, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजुर्बा तो तजुर्बा होता है। साथ ही उन्होंने एक रियलिटी चेक दिया है। उन्होंने कहा कि जी बिलावल 3P वाली पार्टी के चेयरमैन है और वो खुद 4P वाली जमात के सरबराह हैं, यानी पार्लिमानी लीडर हैं वो, तो बिलावल को टिकट भी वो ही देंगे। तो इस तरह उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि ताकत का सरचश्मा पीपल्स पार्टी में बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब ही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये इख्तिलाफ राय का मामला है या फिर किसी सियासी चाल का। इसी हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर तजियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपके सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये स्टेटमेंट्स आई, फिर ये खबरें सामने आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद नाराज़ होकर दुबई चले गए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई जाएंगे। फिर कुछ ऐसी भी हमने चीज़ें देखी इंस्टाग्राम पे, बिलावल भुट्टो ने अपनी DP चेंज कर ली, उसमें बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने तस्वीर लगाई। सिग्नलिंग क्या हो रही है सो पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए रामीन, अभी इलेक्शन चूँकि आसपास ही हैं, तो इस तरह की सियासतदानों के बारे में कि फ़लाँ सियासतदान ये कर रहा है, फ़लाँ सियासतदान का ये हुआ, फ़लानी मुलाकात हुई और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, MQM ने ये किया, इस्तेहकामा पार्टी ने वगैरह वगैरह जी। ये कुछ 2-3 दिनों से ये जो बातें चल रही हैं ना कि ये बाप और बेटे का कोई इख्तिलाफ है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। आपने ये बताना है कि भाई मैं अलहदा से हूँ, ये नौजवान है, ये जो करना चाहता है करे। आप ये भी बताना चाहते हैं कि मैं ही हूँ, मेन आदमी मैं हूँ, वो नातजुर्बाकार है। मैं हैरान हो रहा था कि ये असल में चाहते क्या हैं, इस किस्म की एक चपकलश को या इस किस्म की कशमकश को या इस किस्म के जो इख्तिलाफ राय का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, मकसद क्या है? मकसद भी नज़र आ गया कि वो 2 चीज़ें बताना चाहते थे कि नंबर 1 ये कि बिलावल जो है वो अपना अलहदा से उसका हिसाब किताब है, और नंबर 2 ये कि असल में इंचार्ज मैं हूँ। मैं क्या कर रहा था? मैं ढूंढ रहा था खबर किधर है। ये तो कोई खबर नहीं है कि जी आपने अपनी DP चेंज कर ली, आप दुबई चले गए, वालिद साहब भी दुबई चले गए, शाम को रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं और लगे हुए एंकर्स और एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि इसमें खबर किधर है। अच्छा। अब आपके साथ हम वो खबर शेयर करते हैं जो कि जरदारी साहब ने मुझे दी और हम सबको दी। वो खबर क्या है जी? खबर ये है कि जरदारी साहब ने कहा कि आइंदा आने वाली हुकूमत कौमी हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत। मैं दोबारा से कहता हूं, ये जरदारी साहब कह रहे हैं, जो कि जब इलेक्शन की डेट आई थी तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। तो ये चंद दिनों बाद अचानक ये कौमी हुकूमत कैसे बन गई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असल में खबर ही ये है कि मैं मान गया, मेरी पार्टी मान गई कि जो हवा इस वक्त चल पड़ी है हम उसका साथ देंगे, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक तो सिंध हमारा है, दूसरा ये है कि जो पंजाब में या बाकी और जगहों पे जो हिसाब किताब हैं उसमें हमें हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहिए। हम ये मान गए हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी। अच्छा रमीन, इसमें ये जो मैं कह रहा था ना खबर, जी। असल में खबर इसमें ये है, ये खबर नहीं है गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, बाप की बेटे से हो गई है, या ये कोई नजरियाती उसूली इख्तिलाफ है। ये होगा, आप इसको कोई भी रंग दे सकते हैं, क्योंकि सियासत का तो मजा ही ये है कि कोई एक स्टेटमेंट आती है, कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है कि इसका एक ही जवाब आएगा। आप इस तरफ इंटरप्रेट कर लें, आप इस तरफ उसकी तशरीह कर लें। मुझे जो समझ आई है वो ये है कि इस सारे के पीछे जो हुआ वो ये हुआ कि बाप ने कहा, वालिद साहब ने कहा कि भाई हमें अब ये जो हवा चल रही है इसके मुताबिक हमने चलना है, पीपल्स पार्टी इस तरह से चलेगी, और उसमें जो वजारत उज़्मा वाला है बेटा जी, वो ख्वाब आप एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि वजारत उज़्मा का जो है वो हिसाब किताब अब आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए तो कहा गया कि बेटा आप ना तजुर्बाकार हैं।
इसीलिए तो ये तजुर्बे पे बात हुई, वरना कुछ दिनों पहले तो ये था कि जी तुलू ही होगा 8 फरवरी का सूरज। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि किसी वजह से बाकी पार्टियों को यानी समझ आ रही है, इसके साथ साथ जो मेन पार्टी आपकी ऑपोजिशन की बनती थी पीपल्स पार्टी, उसको भी समझ आ गई। जहां तक उस यानी बल्लेबाज का ताल्लुक है, उसका तो अभी तक दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। कोई किताब छप रही है, कोई लोग उसके खिलाफ एक नया से नया यानी केस आ रहा है, उसका तो बिल्कुल कुछ पता नहीं है। उधर तो यूं समझिए कि घुप अंधेरा है। तो बॉटम लाइन क्या हुई, ये जो आपने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी मेरे तई मेरी असेसमेंट में उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को समझ लिया है। और अब वो आइंदा जो आने वाले दिन हैं, हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों हफ्तों में कि मसालिहत की मफाहमियत की बात होगी, क्योंकि बुनियादी उनका यह है कि सिंध उनके हाथ से ना जाए और किसी वजह से उनको EMQM की और वगैरह वगैरह जो सिंध की खासतौर पर अर्बन सिंध की सियासत है उसमें उनको नजर आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये हिसाब किताब भी हमारे हाथ से निकल जाए। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत कौमी होगी, और अगर कौमी हुकूमत होगी तो फिर तो वही होगा जो कि इस वक्त की हवा चाह रही है। और नजर ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइंदा स्टेटमेंट देने से पहले बाबों वाली या किसी किस्म की तो कुछ सोच समझ के देंगे, और थोड़ी सी जो है ना वो विजडम को हिकमत वगैरह उनकी बातों में होगी। लुकनत भी हो सकती है। ठीक, अच्छा लुकनत भी हो सकती है। राव खालिद साहब, ये इस तरह की स्टेटमेंट जरदारी साहब की तरफ से देना कि वो ना तजुर्बेकार हैं, पार्टी टिकट भी मैंने ही उनको देना है, इस तरह उन्होंने बिलावल भुट्टो की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड नहीं कर दी टाइमिंग के लिहाज से, ऐसे में जबकि वो आवाम में मौजूद हैं, जलसे कर रहे हैं, उनको उनकी जगह उन्होंने एक तरह से याद दिलाई कि पार्टी में जी आपकी ये जगह है, फिर ना तजुर्बेकार कह दिया है। कैसे ना तजुर्बेकार हैं अगर वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के? जी बिल्कुल, ना तजर्बाकारी का जो है वो देखे, सियासत की ना तजर्बाकारी और हुकूमत की ना तजर्बाकारी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। बिल्कुल, सियासत में तो सीखते रहता है बंदा, आखिरी दम तक सीखता रहता है। जरदारी साहब भी कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ। नए फैक्ट्स आते हैं, नई सिचुएशन क्रिएट होती है, नई सूरत हाल पैदा होती है। सारी जमातें गुजरी हैं उससे, भुट्टो साहब गुजरे हैं, पीपल्स पार्टी पूरी गुजरी है, फिर नून गुजरी है उससे, अब PTI गुजर रही है, और तब्दीलियों से सारा जो माहौल चेंज होता है तो उसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना होता है। नई सियासत के मुताबिक सीखना भी होता है, एडजस्ट भी करना होता है। यहाँ तक हुकूमत की बात है तो वो कोई उसके लिए यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी एकेडमी तो आपने जाना नहीं होता कि एकेडमी में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो तो जब आप हुकूमत में बैठते हैं तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपके डिस्पोजल पे, जो पूरा सेटअप होता है जिसमें इनपुट के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, दूसरे वजारतें होती हैं, मुख्तलिफ शुबाजात के हवाले से ब्यूरोक्रेसी, पूरी मशीनरी एक होती है जो आपको इनपुट देती है। आपने फैसला करना होता है, डिसीजन मेकिंग आपने करनी होती है, इन्फॉर्म्ड किस्म की डिसीजन मेकिंग करनी होती है सारी इंफॉर्मेशन के बाद। तो उसमें मेरा ख्याल है बिलावल इतने भी नाबंद नहीं है सूरत हाल से या चीज़ों से कि वो फैसला ना कर सके। लेकिन जो उन्होंने बुनियादी तौर पे जो बात की है बिलावल ने, वो बहुत दुरुस्त बात की है जी। वो उस तर्ज सियासत की बात करें। अगर आपको याद हो जो पार्लियामेंट कभी असम्बली जब तहलील हो रही थी उससे एक दिन पहले उन्होंने आखिरी जो तकरीर की थी उसमें भी उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि मेरे और मरियम के लिए मैं अपने बुजुर्गों को कहता हूँ कि वो वाला माहौल ना छोड़ के जाए सियासत का जो पिछले इतना अरसा रहा है। ठीक है, वो उस जो कन्फ्रंटेशन की सियासत जो आता है, दूसरों को जेल में डाल दो, उनको सजाएं दो, केसेस बना दो, और वो सारा, तो बुनियादी तौर पे वो ये बात करना चाह रहे हैं। अगर तो बुजुर्गों को हटा के वो ये समझते हैं कि रास्ता साफ हो जाएगा तो वो तो नहीं होने लगा। वो तो बुजुर्ग भी आएंगे, इलेक्ट होके नौजवान भी आएंगे, दरमियानी उम्र के लोग भी आएंगे, हर खवातीन भी आएंगी उसमें, तो वो उस तरह से साफ नहीं होने लगा। हाँ, कौमी हुकूमत की बात जो है आसिफ जरदारी साहब ने की है, लेकिन कौमी हुकूमत में भी हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि नंबर गेम क्या होती है, और क्या पता वहाँ पे बिलावल या किसी और का दाव लग जाए। उस तरह से मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, पंजाब में जो 93 में हुकूमत बनी थी, पंजाब गवर्नमेंट 12 सीटों वाले चीफ मिनिस्टर बने थे, मंजूर भट्टू साहब, मुस्लिम लीग जुनेजो, यानी चांसेस हैं अभी भी। 100 के करीब सीटें थी पीपल्स पार्टी की और नून की भी थी, तो वो है। दूसरी बात जो है, जो थोड़ा सा मैं यानी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे इख्तलाफ की जुर्रत करूंगा नजमुल साकिब साहब से। जी जी जी। 2018 से ये मसला चल रहा है दोनों बाप बेटे के दरमियान, आज से नहीं चल रहा। ठीक है।
2018 से बिलावल को कन्विंस किया गया कि आप इस बरगद के नीचे से निकले, आपकी रेपुटेशन का मसला है, आप अच्छे लीडर बन सकते हैं, पीपल्स पार्टी दोबारा से रिवाइव कर सकती है। तो उस वक्त से इनका झगड़ा शुरू, उस वक्त भी रूठ गए थे, फिर दरमियान में ठीक हुए, फिर लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ हुई, फिर हुई, अभी फिर रिसेंटली फिर इनका मसला हुआ। जब जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई है उस दिन फिर एक झगड़ा हुआ है, जिसमें मेरी शुनीद ये है कि बिलावल ने ये कहा कि आपने मेरा एज प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर तबाह कर दिया है इस 16 महीने की हुकूमत में हिस्सा लेके। तो वो खींचातानी चल रही है। फिर आपने सीईसी का इजलास देखा, उसके बाद बिलावल ने निकल के कहा कि जी वालिद साहब के तौर पे मैं उनकी बात मानूंगा, लेकिन एज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के मैं वो मानूंगा जो सीईसी के अंदर हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये इश्यूज बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन पहले भी रिजॉल्व हो गए थे, आपस में बैठ के तय हो गया था। जरदारी साहब ज़्यादा बाखबर होंगे, ये बात दुरुस्त है नजम साकिब साहब की कि उन्होंने वो जो सियासत मियाँ साहब कर रहे हैं वो भी उसी तरफ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब नई नई गवर्नमेंट गई थी, इनकी केयर टेकर बनी थी, उस वक्त कुछ खबरें आई थी, ये गिरफ्तार हो गया, उसको अंदर डाल दिया, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं। तो शायद ये भी बगावत करना चाहते थे जरदारी साहब। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कह ले कि वो जो कहते मुसालिहत से काम लिया फाइनली, और उस तरफ वो चल पड़े। वो बिलावल को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए सिचुएशन को, और उसके मुताबिक उनको देखना चाहिए सूरत हाल को, कि बिलावल को नाउमीद नहीं होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। वो प्राइम मिनिस्टर 2024 में भी बन सकते हैं। अब ही इज टू यंग, उनके लिए पूरी लाइफ पड़ी आगे, 20 30 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास, फिर सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो उनको इंतजार कर लेना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़ाहिर ये तो बात ठीक है कि ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि खबरें ऐसी चलाई जा रही हैं ये वाली, ये तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड डेमोक्रेसी है मुल्क के अंदर, पार्टी के अंदर अगर इख्तलाफ राय आ भी जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लगता है कि बहरहाल जिस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जाता है किसी भी पार्टी लीडरशिप की जानिब से अपनी ही पार्टी के कारकुन के लिए, और वो भी ऐसा कारकुन जो कि लीड कर रहा है पीपल्स पार्टी को फ्रंट से, असर तो पड़ता है इलेक्शन कैंपेन पे, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जो बात अभी तक की गई है। देखें, पीपल्स पार्टी अपने इर्तिका के एक अमल से गुजर रही है, और अगर थोड़ी देर अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखें, ये अभी इसकी पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री में ये चौथा दौर है। पहली स्टेज जो थी वो भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, फिर बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी थी, और फिर उसके बाद बेनज़ीर की शहादत के बाद ज़रदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की तश्कील 9 की। अच्छा, जब मैं तश्कील 9 का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि तीनों के जो करीबी एडवाइजर्स थे, कॉन्फिडेंट्स थे, वो मुख्तलिफ थे। भुट्टो के करीबी तरीन लोग खैर साहब, जतोई साहब और लोग थे। फिर बेनज़ीर साहिबा ने भी तश्कील 9 की, उन्होंने कुछ और लोगों को अपने करीब किया, कुछ को दूर किया। इसी तरह जरदारी साहब भी कुछ लोगों को करीब लेके आए, कुछ लोगों को उन्होंने दूर कर दिया। ठीक है। अब ये चौथी स्टेज में पीपल्स पार्टी दाखिल हो चुकी है, जिसमें एक तजुर्बा तो जरदारी साहब कर चुके हैं जब वो सदर बने और उन्होंने गिलानी साहब को वजीर आजम बनाया जी। तो जाहिर बात है गिलानी साहब की रिलेशनशिप सदर जरदारी से बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की थी, जिस तरह के जरदारी साहब की बिलावल साहब से है। तो आपको इस वक्त 4 चीजों का हकीकत में अगर आप तज्जिया करें तो 4 मामलात मसाइल के पीछे नजर आते हैं। पहली बात यह है कि मफादात भी हैं। पावर पॉलिटिक्स बहुत बेरहम होती है मैडम, आप जो मर्जी अल्फाज का चुनाव करें, हकीकत यही होती है। और खासतौर पे मैं नहीं तारीख में जाना चाहता, जनूबी एशिया में पावर पॉलिटिक्स इंतहाई बेरहम रही है सैकड़ों सालों से, चाहे खानदान के अंदर ही क्यों ना हो। पहली बात मफादात हैं, दूसरा नजरियात हैं, तीसरा मिजाज है, और चौथा ख्वाहिशात हैं। इन चारों का टकराव आपको नजर आ रहा है। बुनियादी बात मैं ये कर देता हूं कि बिलावल साहब वो ज्यादा इख्तियारात पार्टी के अंदर भी चाह रहे हैं जितना कि जरदारी साहब शायद उनको देना चाहें। असल मसला ये है। ठीक है। अब उसका अच्छा एक शायद ये मामला उससे डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, लेकिन रेलेवेंट यूं नजर आता है। कल मैंने खबर सुनी कि बहुत करीबी उनके तर्जुमान रहे हैं जरदारी साहब के, फरतुल्लाह बाबर, शायद वो भी सुबुकदोश हो जाए अपने ओहदे से। तो इससे यूं लगता है कि अब जो तश्कील 9 करना चाह रहे हैं पार्टी के अंदर बिलावल साहब, उनको थोड़ा सा
मुखालफत का सामना है, क्योंकि जरदारी साहब उन करीब तरीन लोगों पे जिन पे वो इन्हिसार करते हैं या उनकी जो डीलिंग जिन टर्म्स पे नवाज शरीफ साहब के साथ या एस्टेब्लिशमेंट साहब के साथ रही है, उन टर्म्स एंड कंडीशन को भी शायद बिलावल साहब रिव्यू करना चाहते हैं, जो कि वो बैकग्राउंड है इन तमाम मसाइल का कि वो डीपी क्यों चेंज करते हैं और दुबई क्यों जानते हैं। तो आई थिंक देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई, और इसके पीछे कुछ ऐसे हकायक हैं जिनको छुपाने की कोशिश मीडिया मैनेजमेंट के जरिए की जा रही है और आगे की जाएगी। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में रैलियां निकालकर एक जारहाना इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी है, मगर मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो के बजाय वो सियासी जमातों के पास जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। जलसे करने के बजाय अलायंसेस बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस हवाले से उनके सियासी मुखालिफिन पस पर्दा यकीन दहानियों को नून लीग के रिलैक्स्ड मूड की वजह करार दे रहे हैं, मगर नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम के आगाज़ को पार्टी सरबराह नवाज शरीफ के उन तमाम केसेस में क्लियर होने से जोड़ दिया है जिनका वो इस वक्त सामना कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं हसन इकबाल साहब, उन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ की अपीलों से मुतालिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। राव खालिद साहब, यही वजह है कि इस वक्त आवाम में नहीं जा रही नून लीग, क्योंकि केसेस हैं नवाज शरीफ पर, वो अभी मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर है अभी हर्डल फ्री तो नहीं हुए हैं, या फिर वजह कोई और है? देखिए, इसको जवाज़ के तौर पे ठीक वो पेश कर रहे हैं, हो सकती है वन ऑफ द रीजंस। उनको मेरा ख्याल है किसी कोर्ट ने रोका नहीं है जलसे करने से, या कोई ऐसी हर्डल उस तरह से नहीं है उनके सामने। बुनियादी तौर पे जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, जो बयानियों की लड़ाई है, उसमें अभी बहुत पीछे है मुस्लिम लीग। और उसकी वजह मैं बारहा कह चुका हूँ कि मियाँ साहब इतना अरसा बाहर रहे, जो फेस ऑफ PMLN थे, और उसके बाद 16 साल की जो हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की, उसने वो रही सही कसर भी निकाल दी। तो उसके बाद जो वापस आके उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है जो नज़र आ रही है, उसमें वो एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे यहाँ नॉर्मली होता है किसी गवर्नमेंट के जाने के बाद दूसरी गवर्नमेंट जब आ रही होती है, ये इलेक्शन के करीब होते हैं, कि ये फ़लाँ जमात या फ़लाँ इत्तेहाद या फ़लाँ ग्रुप के ऊपर दस्ते शफ़क़त है और अगली हुकूमत इन्होंने बनानी है। तो वो हर किस्म का वो काम कर रहे हैं जिससे ये इंप्रेशन तक़वियत पकड़े, जिसमें ये कहना कि उनसे अमरीकी सफ़ीर या बरतानी सफ़ीर की मुलाकातों को इस तरह पेश करना कि जैसे खुसूसी शफ़क़त की जा रही है उनके साथ, हालांकि वो सारी जमातों से मिले हैं। फिर केसेस के हवाले से कहना कि जी वो उनको जो मिल रहा है वो एक्चुअली उसका कंपनसेशन है कि उनको गलत सज़ा दी गई, उनकी पिछली गलतियों को भी नल एंड वॉइड किया जा रहा है और जो रिलीफ मिल रहा है उसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है। फिर उसके बाद अलायंसेस, जो लोग पार्टीज़ इनके साथ जुड़ रही हैं, बन रही हैं, वो भी एक मैसेज होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि ये ग्रुप जब आएंगे इसके साथ, तो इसका मतलब है कि जो अगली जो गवर्नमेंट बनेगी वो इस जमात की बनेगी। तो वो उससे एक इम्प्रेशन आ रहा है। फिर इलेक्टेबल्स का जो रुख करना PMLN की तरफ, तो ये सारी चीज़ें मिला के वो एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें ये तासुर एक मजबूती से जड़ पकड़ जाए कि वाकई PMLN की हुकूमत बनने जा रही है, और उस इलेक्शन के नतीजे जब आएँ तो उसको भी जवाज़ मिले कि देखें ये, क्योंकि एक एफर्ट पूरी हुई और उसमें कोशिशें सारी शामिल थी, इत्तेहाद भी बने, इलेक्टेबल्स भी आए, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इलेक्शन जीतने के, तो वो इलेक्शन के जवाज़ के तौर पे भी उनका मुंतखब होना, अक्सरियत के साथ मुंतखब होना, उसके जवाज़ के तौर पे भी उसको पेश किया जा सके। तो ये बिल्कुल राइट उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक्त, क्योंकि तो ओवरऑल माहौल है जिसमें हमारा सोशल मीडिया का देख लें, अदरवाइज देख लें, सर्वेज आ रहे हैं, बाकी चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें ये सबसे मेरा ख्याल है बेहतर रास्ता उन्होंने चुना है। अब इलेक्शन के बाद जो नताइज आते हैं या जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी की जाती है, उसके बाद जो नताइज आते हैं तो उससे अंदाजा होगा। फील्ड के बारे में राव खालिद साहब, खत भी आया है, ज़ाहिर पहले इलेक्शन कमीशन को आया, फिर इलेक्शन कमीशन ने लिखा है आगे, इस हवाले से कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, कुछ तलकीन की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आपको लगता है ये कुछ इस हवाले से ठोस इक़दाम किए जा सकेंगे, खदशात दूर किए जा सकेंगे?
जीपीएमएलएन के अलावा तकरीबन तमाम जमातें ही किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने कहा है, पीपल्स पार्टी हो, JUF और PTI का तो बिल्कुल पहले दिन से यही है, और उनका नज़र भी आ रहा है। आज भी हमने देखा कोई धीरबाला में भी आ रही थी खबरें कि शायद वहाँ कन्वेंशन की कोशिश किया तो वो शायद नहीं होने दिया जा रहा। तो वो उन्होंने ख़त भी लिखा और उन्होंने मुलाकात भी की गौहर साहब ने और बाबर रवान साहब ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उसके जवाब में फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज तमाम सूबों के और PS to PM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन ने कल ख़त लिखा है कि ये शिकायत हमें मौसूल हुई है और इसका अजाला किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन करने के हवाले से फ्री हैंड दिया जाए ताकि किसी को शिकायत ना हो, किसी जमात को शिकायत ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जब अपना रवैया आता है टूवर्ड्स PTI, उनके इलेक्शन के हवाले से, उनके बल्ले के हवाले से, तो हमें लगता है कि वो खुद शायद लेवल प्लेइंग फील्ड अभी देने के लिए तैयार नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है उस खत के बाद, या कितना असर होता है उस खत का। आज तक तो नहीं है, कम से कम 24 घंटे गुजर गए उस खत को, तो देखते हैं आगे। ठीक है नजमुल साकिब साहब, एक तो ये कि क्यों इस वक्त आवाम में जाना सूट नहीं करता नून लीग को, क्यों हम ये देख रहे हैं कि वो इलेक्टेबल्स की तलाश में ही हैं, और दूसरा यही कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लेवल प्लेइंग फील्ड देने की अब बात की जा रही है, आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल होता हुआ भी नज़र आएगा, कोई श्योरिटीज़ दी जाएंगी, इस हवाले से इक़दाम होंगे? देखिए, जब यकीन दहानियाँ करा दी गई, यकीन दहानियाँ हो गई, ना सिर्फ इनको बल्कि इनके आसपास सारे लोगों को, हत्ता कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कौमी हुकूमत की बात कर दी, तो अब अवाम को कौन पूछता है जी? अवाम को आज तक किसी ने पूछा है? अगर आपका काम बगैर मार्केट में जाए हो रहा है तो आप क्यों जाएंगे मार्केट में, मुझे बताइए। अच्छा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, मेरे एक दोस्त है भोले बादशाह, हम उनको कहते हैं, वो तो जाएंगे, वो तो बिल्कुल जाएंगे, वो तो जलसे भी होंगे। अभी जरा एक महीने डेढ़ की बात है, इसके बाद देखते हैं, ये सारा कुछ होगा, ये सारे लवाजमात पूरे किए जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था, मेरे एक दोस्त हैं, हम उनको भोले बादशाह कहते हैं। अच्छा, तो कल वो रात को मुझे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चीज होती है, ये किससे मांग रहे हैं ये सारे? तो बड़ी हमने यानी बहस मुबाहिस के बाद जो चीज निकली वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे मांगी जा रही है जिनसे वोट की इज्जत को मांगा गया था। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड बेचारे इलेक्शन कमीशन से कौन लेगा, कौन दे? क्या उन्होंने देनी है? क्या ये फील्ड उन्होंने प्लेसेड करके देनी है कि हाँ जी ना हो आकी खेड हो देते? ये लेवल प्लेइंग फील्ड उन लोगों ने देनी है जिन लोगों ने यकीन दहानी कराई थी। ये लेवल प्लेइंग फील्ड उन लोगों, यानी उन लोगों से तखातुब वो हैं जिनको के कहा गया था कि वोट को इज्जत दो। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है सामने। एक चीज की मुझे समझ नहीं आई जी। मैं ये स्टेटमेंट्स देख रहा था रामीन, उसमें मुझे एक ऐसे शख्स की बारे में 3 स्टेटमेंट्स मुझे नजर आई जो कि ऐन मुमकिन है कि हमारे चौथी मर्तबा बनने वाले वजीर आजम हों, यानी कि मैं इस मुल्क के एक बहुत मकबूल बड़े लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, समझ पहली स्टेटमेंट, चौथी दफा से समझ गया था। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। जी, हो गया जी। दूसरी स्टेटमेंट उनके वालिद साहब की है, वो कहते हैं मुझे किसी ओहदे या वजारत की लालच नहीं है, का लालच नहीं है। जी। तीसरी स्टेटमेंट, नवाज शरीफ से लोग डरते हैं, ये जरदारी साहब ने कहा। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि एक शख्स जो कि ना वजारत का उसको है पड़ी हुई कोई, ना ही उसको कोई वजीर आजम बनने की पड़ी हुई है, उसको कोई लालच नहीं है, उनकी बिटिया क्यों मुसिर हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे? नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रही है किस शख्स की बात हो रही है। अगर तो उस शख्स की बात हो रही है जिसके बारे में शुनीद ये है और यकीन दहानी भी लगता है इसी की बारी हो रही है कि ये हमारे चौथी मर्तबा इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो हम अपनी जिंदगी में देखेंगे इनको बनते हुए वजीर आजम, तो उनको तो लालच ही नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि एक शख्स जिसको ना वजारत की लालच है ना ही उसको ओहदे की लालच है, वो क्यों आप उनको बनाना चाहते हैं ज़बरदस्ती? तो यहां से फिर बहस जो है वो कहीं और चली जाती है कि ये जो मंजर पे हमें नजर आ रहा है ना, ये कुछ और है और जो पस मंजर में है वो कुछ और है। इसके बारे में एक बात आपको और बताता हूं। देखिए, यकीन दहानी हो गई, नून लीग को भी हो गई, पी को भी हो गई, यानी पीपल्स पार्टी को भी हो गई। किसी भी वक्त किसी पर भी मेहरबान हो सकती है सियासत।
जी, इस पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ठीक है। जरा 1 मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने जरूर। में। वो लोग जो ये समझ रहे हैं नून लीग में कि जी अगली हुकूमत हमारी है, हमें जो होमवर्क दिया गया है कि इतने सब पार्टीज को मिला लें आप अपने साथ और बनाएं हुकूमत, हाँ। तो हम बना लेंगे। नंबर 1 मेरा तखातुब उनके साथ है। ठीक है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को तो मिल गई हुकूमत, हमारा कितना हिस्सा होगा वो भी मेरे यानी मैं उनसे भी मुखातिब हूं। और वो लोग जो कि अवाम है, जो मैं हूं, राव साहब हैं, मोहम्मद अली साहब, आप, पूरी इसकी आम अवाम जो आम आदमी है, उनके लिए भी कि सियासत का परिंदा जो है ना, जो हुमा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत का, देखिए आपने देखा कि हिलरी क्लिंटन पे सारे सर्वेज कर रहे थे कि जी हिलरी क्लिंटन जीतेगी। कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप। और अगर अमेरिका में ये हो रहा है तो इधर जरा ध्यान रखिएगा, ये मेरी बात है इस वक्त की आखिरी, कि आप जो ये सिक्काबंद बातें करनी शुरू कर दी ना आपने सबने कि जी नून लीग आएगी, वो हुकूमत बनाएगी, वजीर आजम, और सिर्फ फैसला करना है कि मरीम नवाज साहिबा को आपने चीफ मिनिस्टर बनाना है कि उनसे यानी शहबाज शरीफ साहब के बेटे को, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। सियासत का ये हुमा जो है ये किसके कांधे पे बैठता है? यकीन कर लीजिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है, जिसमें ये माशी मसाइल में फंसी हुई आपकी जो पूरी की पूरी आपकी मईशत है, उसमें ये कहना कि अब तो पक्का हो गया जी ये, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी इस असेसमेंट को याद रखिएगा। जब वक्त आएगा वजीर आजम बनने का, जब वक्त आएगा यानी चीफ मिनिस्टर बनने का, फाइनेंस मिनिस्टर बनने का, फॉरेन मिनिस्टर बनने का, तो लिहाजा आप जरा ध्यान से कदम रखें और अपनी नशिस्त जो है, जो बचे हैं संग समेट लो, अपने अपने हिसाब किताब को बराबर रखें, वादे वईद पे ना जाइएगा, क्योंकि जो वादे करने वाले हैं वो वादे ऐन वक्त पे बदल के इधर उधर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? इतरस बुखारी की बात पे यानी इसको खत्म करते हैं जी। उनकी एक उन्वान, उनकी एक थी कहानी थी, उन्होंने एक मजमून लिखा कुत्ते। अच्छा। तो उन्वान था कुत्ते, डॉग्स। उसमें वो कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते पता नहीं किस वक्त भौंकना बंद कर दें और काटना शुरू कर दें। तो जरा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, ये वोट को इज्जत दो से इलेक्टेबल्स हमारा साथ दो तक का जो सफ़र है, ये कितना हसीन था, और जो इस सफ़र के हम सफ़र अब आने वाले इलेक्टेबल्स हैं, आने वाली सियासी पार्टीज़ हैं, अगर वो हम सफ़र ही साथ छोड़ गए, वो वादे वफा ना हो सके, जैसे कि 2022 में देखा हमने क्या हुआ PTI के साथ, तो ये सफ़र कितना खौफनाक भी साबित हो सकता है। क्या देख रहे हैं आप, कैसी स्ट्रेटजी है नून लीग की? देखिए, मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि देखें, इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हुई है उसमें आज सिर्फ 10 हफ्ते रह गए जी। तो अगर कोई शख्स नून लीग की सियासी हिकमत अमली या एक स्ट्रैटेजी मुरतब कर रहा है, तो यकीनन उसको इस बात का एहसास और इदराक होगा कि टाइम इज रनिंग शॉर्ट, पहली बात। और 3-4 चीजें उसके सामने एक चैलेंज हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाम तक रसाई और एक प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड आपको जो कैंपेन है उसमें वो एनर्जी और वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। पहली बात उसमें ये है कि मैं समझता हूँ केसेस भी अभी बाकी हैं बहुत सारे, और उनका फैसला होना बहरहाल बाकी है। तो वो एक बहुत बड़ा इफ है। दूसरा फैक्टर ये लीगल फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं तो आपने नोटिस किया है कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा मीडिया को फेस नहीं किया है। Exactly. और ही इज बीइंग वेरी केयरफुल, क्योंकि वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, कोई ऐसी पोजीशन नहीं लेना चाहते किसी मामले पे जिस पे उनको फिर बाद में पोजीशन को रिव्यू करना पड़े। तो उनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्ट है और केयर है, वो भी ये जाहिर करती है कि बहुत सारे मामलात अभी तय होना बाकी हैं। दूसरी बात। तीसरा पहलू ये है कि जो कोलिशन की बात है वो एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बात है। मैं समझता हूँ कई पार्टीज और जमातों के साथ, जिस तरह वो बलूचिस्तान गए और कई जगह पे गए, तो वो अभी सीट एडजस्टमेंट
का जो अमल है वो भी अभी तय होना बाकी है। जी। चौथा पहलू ये है कि वो अभी शायद ये तवक्को कर रहे हैं, अच्छा ये मैं अब आपको खबर दे रहा हूँ जी जी। कि कुछ पार्टीज जो अब आपको लग रहा है कि जिनका शिराजा बिखर रहा है, मुमकिन है कि उसमें से भी कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं वो इनकी पार्टी में शामिल होना चाहें, और अच्छा? उनमें से कुछ अफराद और अशखास शायद नून लीग को एक्सेप्टेबल अगर हुए तो फिर टिकट किसको देना है, ये तमाम मामलात का इन चारों फैक्टर्स को कंसिडर करके फैसला किया जाएगा, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इलेक्शन मुहिम चलानी किसने, किस हल्के में, किस तरह से है। अच्छा, आप बात समझ रहे हैं? ठीक ये है। 4 एस्पेक्ट्स हो गए। अब 5वां एस्पेक्ट इन पैरेलल जो काम उन्होंने शुरू करवा दिया है वो है कि आपने मैनिफेस्टो की एक कमेटी बना दी है जो कि काफी बड़ी है। तो एक तरफ वो कमेटी बयानिए के ऊपर काम कर रही है और दूसरी तरफ ये 4 फैक्टर्स की बेसिस पे ये फैसला अगले चंद हफ्तों में मुझे होता हुआ नजर आएगा कि जिसके बाद ये सामने बात आएगी कि एक्चुअली नून लीग टिकट कहां पे किसको देगी और कहां पे सीट एडजस्टमेंट होगी, और फिर उसके बाद वो कौन सा बयानिया मुरतब किया जाएगा जो कि हलीफ पार्टी, सीट एडजस्टमेंट, इलेक्टेबल्स और नवाज शरीफ सबके लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होगा। हाँ ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ये कहते हैं कि आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें सामने आने वाली हैं। उन्होंने ये बताया कि मुल्क को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कानूनी के शोबों में अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से चंद हफ्तों में अच्छी खबर की तवक्को है। इसके बाद फिर SAFC की एपेक्स कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ राबते के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान और कुवैत के माबैन सरमायाकारी के लिए 7 मुफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कुवैत पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों के साथ मंसूबों पर 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा वजारत तिजारत ने मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। दूसरी तरफ अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो वहां पर भी तेजी का रुझान बरकरार देखा गया है। इंडेक्स 59,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। ये इंडिकेटर्स कितने मुस्बत हैं, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नजमो साकिब साहब, ज़ाहिर बैरूनी सरमायाकारी की अगर बात की जाए तो उसके लिए एक मुल्क के अंदर भी स्टेबल सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है। आप समझते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी हासिल करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मुल्क के अंदर वो हम चेक करने में जल्द कामयाब हो पाएंगे? निगरान हुकूमत ने जो अभी तक इक़दामात किए हैं मईशत की बहाली के लिए, उसमें आप लाख उनसे करें कि जी ये निगरान हुकूमत है, ये तो चली जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन हमने देखा गिव द डेविल इट्स ड्यू कि उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं कि वो आइंदा आने वाले बरसों, आइंदा आने वाले महीनों, दिनों, हफ्तों के लिए पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई डगर मुतय्यन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्रेडिट तो उनको दीजिए। ये अलग बात है कि उनका काम ये नहीं है बड़े बड़े फ़ैसले करना। उनका काम ये था कि वो कानूनी और आइनी तौर पे आते, इलेक्शन करवाते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और डे टू डे अफेयर जो हैं वो चलाते। लेकिन ये है कि अगर कोई काम अच्छा हो रहा है और इनके ज़माने में हो रहा है, जिस तरह ये SIFC की बात आपने की है जी, अगर ये एक इदारा बन गया है जिसमें कि आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आप क्रेडिट देने की क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये बड़ा एक मसला है कि जी हमारे ज़माने में न्यूक्लियर ये हुआ और हमारे ज़माने में 5 अरब डॉलर का ये हुआ और हमने ये कर दिया और वो कर दिया, या हमने इतने पुल बना दिए, हमने इतनी सड़कें बना दी। यार अपने जेब से लगाए अपने पैसे, वो पैसे तो आपने हुकूमत से लगाए, तो किस चीज़ का क्रेडिट। मुझसे अगर पूछे, मैं किसी किस्म का, मेरे मुल्क की अगर बात है, मेरे अवाम की फलाह बहबूद की बात है, तो मैं अगर कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ तो मैं तो उसको अपना फ़र्ज समझ के कर रहा हूँ। लिहाजा निगरान हुकूमत की ये जो मईशत बहाली आपने मुहिम की बात की है ना, ये मेरे नज़दीक इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ठीक है। बुनियादी सवाल और जो बड़ा और क्रिटिकल क्वेश्चन है वो ये है, क्या ये जो 10 अरब की बात आपने की है कुवैत के सिलसिले में, या इससे पहले हमें 70 से 100 अरब डॉलर की बात हमें आर्मी चीफ से मालूम हुई, जब लाहौर में मीटिंग हुई, कराची में मीटिंग हुई,
तो उन्होंने ये खुशखबरी पूरी कौम को सुनाई। मुझे ये बताइएगा कि 8 फरवरी तक ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? नहीं आएगी, उसमें टाइम लगेगा। तो क्या किसी वजह से ये किया जा रहा है कि जो कुछ भी करना है इसी वक्त कर लिया जाए, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ जाए, निजकारी भी हो जाए? हमने PIA का भी सुना, ये भी कर लेते हैं। तो इतनी जल्दी किस चीज़ की है? क्योंकि इस तरह के मामला देखिए, 1 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ी रकमें हैं और इसमें बड़े प्रोसेसेस होते हैं, बड़े हिसाब किताब करने होते हैं। जो मेरे लिए क्रिटिकल सवाल है वो ये है, 8 फरवरी को आपने इलेक्शन करा देने हैं और उसके कुछ अरसे के बाद एक नई हुकूमत आएगी जी। क्या ये नई हुकूमत जो आएगी इन पॉलिसीज को जो मुरतब हो चुकी हैं, जो वज़ा की जा चुकी हैं, जिनको पाइपलाइन में डाल दिया गया है, और ख़ास तौर पे निजकारी और ये नंबर 2 वो जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है, क्या ये सारे प्रोसेसेस उस तरह से चलते रहेंगे कि अचानक वो होगा जो हमने बचपन से देखते आए हैं? एक हुकूमत आती है, सड़क बनाती है, दूसरी हुकूमत आती है, उसी को खोद के नई सड़क बनाती है, तीसरी आती है, वो भी यही करती है। तो मुझे क्या चाहिए? अवाम की तरफ से जब सोचते हैं हम, तो हमें ये चाहिए कि जो अच्छा काम शुरू हो चुका है उसको कीजिए, और खुदा के लिए अपनी ज़ाती, जो आपके ज़ाती हिसाब किताब हैं, उनको एक तरफ लिखिए। अब तो वक्त आ गया है, देखिए ना, 4थी मरतबा आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो आप ये तो कीजिए कि पिछली गलतियों को ना दोहराएं। तो जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको होने दें। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं आपको और आपके लाखों नाजरीन को ये बताऊं कि ये एक दिन की बात नहीं होती कि आप कहें जी आपने कल कहा था, आज चेक नहीं आया। अब इसमें कुछ लगेगा टाइम। तर्किश में तीर भी वही हैं, तर्किश में तीर भी वही हैं, गनीम भी वही है, यानी दुश्मन भी हमारा, ये महंगाई वगैरह ये सारा कुछ भी वही है। लेकिन मुझे हैरानी है कि ये जो चेहरे आ रहे हैं ये भी पुराने हैं, वही हैं। तो क्या कोई चेंज आएगा? क्या सही मानों में कोई तब्दीली आएगी? जो कि एक लफ्ज जी बना, मैंने बनाया। ओहो, आप जाके किसी जुमा बाजार में किसी छाबड़ी वाले से पूछें, वो बताएगा आपको ये फैसला हो चुका है। लेकिन ठीक है, हैरानी के मैं आपके पहले सेगमेंट में कह चुका हूं जी कि मेरे भरोसे तो नहीं रहना, यानी अपना बंदोबस्त कर लेना आपने। अब ये है कि अगर हम मान ले चले वो नहीं आते, कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, अपनी हुकूमत बनाता है। मुझे ये है कि जो पीछे से माजी हमारा चलता आ रहा है ना, कि अब हम आ गए हैं, अब हम करेंगे। खुदा के लिए ये जो अच्छे इकदामात इस वक्त हो रहे हैं, इसको सस्टेन करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है मेरे पास, उसमें मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाने दें। राव खालिद साहब, बिल्कुल ठीक है, राव खालिद साहब यही सवाल आपकी तरफ, यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यूटी कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है आगे आने वाली हुकूमत के लिए? देखिए, अभी जो UNGA का इजलास हुआ है उस पर सेक्रेटरी जनरल ने बात की है कि इज़ इट रिफॉर्म और रप्चर ओवरऑल जो दुनिया में हो रहा है, और उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली जो एम्फेसिस दिया है, उन्होंने कहा कि जो एक्सट्रैक्शन है, जो अभी तक जो भी ग्रोथ नज़र आ रही है वो एक्सट्रैक्शन है, अनसस्टेनेबल डेट और डेवलपमेंट है, और जो कमोडिटी प्राइसेस का जो एक बहरान है उसका, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरण नज़र उस तरह से नहीं आती। अच्छा, दुनिया भर में हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है इस तरह से कि हमारे यहाँ जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज़ और जो रहा है सिलसिला 70 साल से, उसमें हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कोई मुस्तकिल मिजाजी से नहीं चलते। लेकिन अभी अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है अभी, जो आपको बेहतर करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है जो आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, और उसको कहा जाता है हाई इंटेंसिटी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, IMF का जो मौजूदा रिव्यू है, जितना पॉजिटिव वो गया है, उससे लगता है कि हम कुछ ना कुछ हमने कोई सस्टेनेबिलिटी दिखाई है पिछले 6-8 महीनों में, और IMF भी उससे खुश है। तो इस तरीके से चलने से होगा। अब SIFC की जब हम बात करते हैं तो वो इन पॉलिसीज़ की कह ले कि आगे आने वाली हुकूमत के लिए इंश्योर करेगा ये जो पॉलिसीज़ बनी हैं इनकी कंटिन्यूटी भी हो, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी यकीनी तौर पे हो, और जो इन्वेस्टमेंट आनी है उसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी हो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल SIFC का इजलास भी बहुत अहम था, लेकिन एक नेक्टा का इजलास हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें पूरे सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड थे, IGs थे, और इंटीरियर मिनिस्टर उसमें बैठे थे। उसमें जो चीज़ें की गई हैं वो बुनियादी तौर पे वो चीज़ें हैं जो SIFC के एम को आगे बढ़ाने में बुनियाद फराहम करेंगी।
मुल्क के अंदर की ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दहशतगर्दी के खिलाफ जो है, फिर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ और इन्वेस्टमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उसमें बात की गई है, फिर कालाधन तंजीमों की तरफ से जो भत्ताखोरी की जाती है या उनकी तरफ से जो मामला ख़राब किए जाते हैं, एक माहौल नफ़रत का या वो उस तरह से पैदा किया जाता है। पैगाम पाकिस्तान में जो कहा गया था कि ये ख़त्म करना है जो बयानिया नफ़रत का है जो मुख्तलिफ सेक्ट्स के दरमियान, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के दरमियान किया जाता है, तो उस पर बात की गई है। वो एक ऐसा माहौल पैदा करेगा। हम अगर उस पर कामयाब हो जाते हैं तो हमें मिन्नत तरला करके इन्वेस्टमेंट फिर नहीं लानी पड़ेगी। हमारे यहाँ लोग हैं, नौजवान यूथ बल्ज है, चीप लेबर है, एनवायरनमेंट है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन माहौल मुनासिब होना चाहिए। SIFC भी चलेगा और बाकी मामला भी चलेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि माहौल मुनासिब होगा, कब होगा, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कब देखेंगे? ज़ाहिर है आवाम के मसाइल तो हैं अपनी जगह पे, महंगाई की जिस तरह से हम रेशियो भी इस वक्त देख रहे हैं, ज़ाहिर है मामलात बेहतर हो रहे हैं इकॉनमी के, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कितने दिनों में आता हुआ देखेंगे? आवाम तक कब पहुँचेंगे फ़वाइद? देखिए, अभी जो इस सेगमेंट में गुफ्तगू हो रही है उसमें दो अहम तरीन मामला आपने उठाए हैं जी। पहली बात यह है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्यों है और सस्टेनेबिलिटी क्या इन पॉलिसीज की होगी या नहीं, ये दो की पॉइंट है। मैं क्विकली इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के 4 पहलू हैं बहुत की। नंबर वन जो है वो है क्रैक डाउन ऑन ब्लैक इकोनॉमी, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, वो भी एक्सेलरेटेड स्पीड पे। तीसरी अप्रोच जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आना, और चौथा जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो दूसरे शोबे जिनको आप इतनी अहमियत नहीं देते थे, एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT, उनको भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की जा रही है। ये 4 पहलू हैं। तो इन चारों पहलू में जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, असल सवाल ये है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक्सटर्नल फैक्टर है रादर देन इंटरनल कंपल्शन, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि आने वाली हुकूमत भी उन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की पाबंद होगी जिनके ऊपर ये चारों पॉलिसी का दारोमदार है। नंबर 1, ठीक है, क्योंकि जब आप IMF से आप कमिटमेंट कर चुके हैं, अभी जो पिछला रिव्यू गुजरा है IMF का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही तो था कि आपको जो रिलीफ चाहिए वो इन रिटर्न फॉर योर एबिलिटी टू ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इसलिए आप इतने डेस्परेट और कीन नजर आते हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आए, ताकि आप IMF को दिखा सकें कि हम अपने वादे और अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका ताल्लुक अगले प्रोग्राम और जो अगला ट्रांशे आना है उस पे भी पड़ सकता है, जिसका डायरेक्ट असर इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे और अजनास की खुर्दोनोश की कीमतों पे पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं ये चारों पॉलिसी के जो पहलू हैं, चूंकि ये एक्सटर्नली डिपेंडेंट हैं और आपको मौजूदा हुकूमत को कुछ स्पेसिफिक एक्सटर्नल इंटरनेशनल कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो किसी नई हुकूमत का आके फौरन उनको रिव्यू करना मैं समझता हूँ शायद ना तो उनके लिए पॉसिबल हो, ना इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी मजबूरी होगी कि उन कमिटमेंट्स को वो जारी रखें। एक क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, जो PTI से गलती हुई थी गैर जिम्मेदाराना अंदाज में, उन्होंने ये बयानिया बनाया कि जी ये नून लीग ने बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव और इररिस्पॉन्सिबल तरीके से CPEC के मुआहदे निगोशिएट किया, हम आके उनको दोबारा रिव्यू करेंगे और उनको दोबारा तमाम केसेस को खोलेंगे। तो ऑब्वियसली दिस वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर चाइना। जैसे भी मुआहदे हुए थे, हर हुकूमत आके इंटरनेशनल मुआहदे रिव्यू करना शुरू कर दे तो आपके फॉरेन इन्वेस्टर की आपके ऊपर क्या कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रह जाएगी? तो ये करना अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, चाहे जो भी हुकूमत आ जाए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।